अस्सलामुअलैकुम सामीन, मुलाहिज़ा कीजिए जासूसी दुनिया बाय इब्न सफ़ी। नोवेल रुलाने वाली पार्ट 1। हाई सर्किल नाइट क्लब के डाइनिंग हॉल में मध्यम सी सब्ज़-मैल रोशनी फैली हुई थी। मेज़ें आबाद थीं, होंठ हिलते नजर आते, हाथ मुतहर्रिक होते, लेकिन मिली-जुली आवाज़ों का आहंग हल्की सी भिनभिनाहट से आगे न बढ़ने पाता। थोड़े थोड़े वक्फे से जब हल्की मौसीकी हॉल में गूंजती तो फिर आवाज़ें बिल्कुल ही दबकर रह जाती। कैप्टन हमीद अपनी मेज़ पर तन्हा था, तन्हा और उदास। तन्हा इसलिए कि अभी शादी नहीं हुई थी, और उदास इसलिए कि शादी हो जाने के बाद बच्चे भी होते हैं और उन्हें घर पर छोड़कर खुद क्लब चले आना इस बात की दलील है कि क्लबों में मारे फिरना कोई माकूल हरकत नहीं। लिहाजा वो शादी करेगा और ना उसे नामाकूलियत के एहसास से दो चार होना पड़ेगा। तन्हाई और उदासी पर उसका हक है। उसने एक तवील सांस ली और पाइप में तंबाकू भरने लगा। एक स्पेनी नगमा लाउड स्पीकर से मुंतशिर हो रहा था। फिजा में एक मानूस सी खुशबू रची बसी थी। उसी हॉल में उसने सदा खुशगवार शामें गुजारी थी, तन्हा भी और दूसरों के साथ भी। लेकिन ये शाम न जाने क्यों अजीब सी लग रही थी। ना उसे किसी का इंतजार था और ना किसी खास मकसद के तहत यहाँ आया था। ना उदासी लाई थी और ना तन्हाई। उदास तो वो यहाँ पहुंचकर हो गया था। उस नामालूम सी उदासी का अक्सर दौरा पड़ता था। अब उस वक्त उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तासर को जहन से झटक देने के लिए क्या किया जाए। दफतन क्लब के मैनेजर पर नजर पड़ी, जो उसी की तरफ आ रहा था। होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखें पुरतपाक अंदाज में चमक रही थीं। मेरी खुशकिस्मती है जनाब कि आप कभी कभी तशरीफ लाते रहते हैं, उसने करीब पहुंचकर कहा, बकौल शायर। एक मिनट, हमीद हाथ उठाकर बोला। शेर सुनाए बगैर भी तुम मकसद बयान कर सकते हो। जी हाँ जी हाँ, वो दांत निकाले हुए बैठ गया। क्या बात है? हमीद ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं दरअसल ये मालूम करना चाहता था कि आखिर करहा किसे कहते हैं। होश में हो या नहीं? हमीद आंखें निकाल कर बोला। मैं कोई मोटर मैकेनिक हूँ? इस पर वो हंसी के मारे दोहरा हो गया। हमीद उसे शरारत आमेज नजरों से देखता हुआ पलकें झपकाता रहा। कुछ देर हंसी पर काबू पाने में लगी, फिर वो हाँफता हुआ बोला, अरे जनाब, भला इसका मोटर या उसके मैग्नीज्म से क्या सरोकार? ये तो एक हकीम साहब के लिखे हुए नुस्खे की चीज है। ओह, हमीद ने ऐसा मुंह बनाया जैसे अपनी गलत फहमी पर नादिम भी हो और झल्लाहट में भी मुब्तला हो गया हो। कई दिन से एक निचली दाढ़ में तकलीफ है, मैनेजर ने बिसूर कर कहा। ला हौल वला कुव्वत। जी? वो चौंक कर उसे घूरने लगा। दाढ़? हमीद के लहजे में हकारत थी। तुम खुद को शायर कहते हो? क्यों? ऐसे करीहल सूत अल्फाज तुम्हारी जुबान से अदा कैसे होते हैं? वाह जनाब, तो फिर दाढ़ को क्या कहूँ? मत बोर करो। हमीद बुरा सा मुंह बनाए हुए दूसरी तरफ देखने लगा। पता नहीं आज आपका मूड क्या है? हमीद झिंझलाकर पलटा और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैं आज बहुत उदास हूँ। है कोई इलाज तुम्हारे पास? इलाज? मैनेजर ने कहकहा लगाया। फिर एक बैग संजीदा होकर दोनों हाथों से अपना बायां पहलू दबाए हुए कहा, मैं भूल जाता हूँ कि दिल का मरीज भी हूँ और मुझे इतनी जोर से ना हंसना चाहिए। काश तुम कुछ और देर और इसी तरह हंसते रहते। तो आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? अक्सर बीवियां अपने शौहरों से ऐसे सवालात करती हैं। अच्छी बात है, मैनेजर उठता हुआ बोला। मैं तो नेकी करने आया था यहाँ, ये बकौल शायर। हूँ, बैठ जाओ, हमीद ने उसका हाथ पकड़कर तहकुमाना लहजे में कहा। नहीं साहब, मैं तो दुश्मन हूँ। बकौल शेर अब भी नहीं सुनूंगा, हमीद ने उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। नहीं साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, मैनेजर ने कलाई छुड़ाने के लिए जोर लगाया। टूट जाएगी, हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। ला हौल वला कुव्वत, मैनेजर ने झेपे हुए लहजे में कहा और इस तरह इधर उधर देखने लगा जैसे अंदाजा करना चाहता हो कि किसी ने उसको इस हाल में देखा तो नहीं। कुछ देर बाद उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, बराए करम हाथ छोड़ दीजिए, मैं नहीं उठूंगा। ये लो, हमीद ने हाथ छोड़ते हुए कहा, और मूड ठीक होने के लिए सिर्फ एक दो मिनट दे सकता हूँ। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मलहूज खातिर रहे कि अगर महबूब से छेड़छाड़ भी ना होती रहे तो फिर मोहब्बत का फायदा ही क्या? बकौल शायर। मैनेजर बेबसी से हंस पड़ा। अब हॉल में एक तरबिया नगमा गूंज रहा था।
करीब की मेज से ताज़ा कॉफ़ी की भाप हामिद की नसों तक पहुंची और उसने मैनेजर का हाथ सहलाते हुए कहा, तो आजकल नेस कॉफ़ी चल रही है, लेकिन ये इम्पोर्ट तो होती नहीं। हरगिज़ नहीं जनाब, हम पोलसन के अलावा और कोई ब्रांड इस्तेमाल नहीं करते। करते भी हो तो क्या, जिसे हम चाहें। हामिद जुमला पूरा करने के बजाय सिर्फ बाईं आंख दबा कर रह गया। मुझे आपकी दोस्ती पर फख्र है जनाब, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आप हजरात ने इस क्राइम रिपोर्टर को बहुत सारा चढ़ा रखा है। अनवर की बात कर रहे हो? जी हाँ, मैनेजर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। वो हजरत मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश फरमाते हैं। एक शिकायत लिखकर मेरे हवाले कर दो, कल ही बंद कराया देता हूँ। खैर हटाइए, मैं नहीं चाहता कि बात इस हद तक भी बढ़े। तुम्हारी मर्जी। क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवाऊँ? मैनेजर ने कुछ देर खामोश रहकर पूछा। नहीं, मैं जिंजर पीऊँगा। जब भी मेदा चौपट होता है, तन्हाई के एहसास के साथ ही उदासी भी बढ़ जाती है। जवाब नहीं है आपका भी। खैर छोड़िए, जिस तरह आप हक़ दोस्ती अदा करते रहते हैं, इसी तरह इस वक्त मैं भी अपने फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। यानी तुम मुझे एक बोतल जिंजर पिलाकर सुबकदोश हो जाओगे? हामिद ने आंखें निकालीं। समझने की कोशिश कीजिए, मैनेजर बेहद संजीदा होकर बोला। हामिद ने हैरत जाहिर करने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाईं और इस्तफामिया अंदाज में उसे देखता रहा। कल यहाँ एक हैरत अंगेज मंजर देखने में आया। मैनेजर हामिद की तरफ देखे बगैर बोला। हामिद ने फिर कुछ न कहा। मैनेजर ने खामोश होकर उसकी आंखों में गालबन अपने जुमले का रद्द-ए-अमल पढ़ने की कोशिश की थी। अब हामिद सर झुकाए अपने पाइप को इस तरह सहला रहा था जैसे वो फुदक कर अखलाकन मैनेजर की गोद में जा बैठेगा। और वो मंजर, मैनेजर कुछ देर बाद बोला, खुदा की कसम मेरे लिए तो बेहद हैरत अंगेज था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी उन्हें ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। क्या एक टांग पर खड़े होकर बांग दे रहे थे? इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज, अरे वो एक औरत की आंखों में ऐसी मोहब्बत से देख रहे थे कि मैंने सोचा काश मैं भी औरत होता। किसी ने हवाई छोड़ी होगी। हामिद बेतवारी से हंसा। कसम है उसकी जिसके कब्जे में मेरी जान है। हामिद जानता था कि वो कस्में खाने का आदी नहीं, लिहाजा उसे संभल कर बैठ जाना पड़ा। लेकिन इतनी खूबसूरत औरत भी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें यकीन है? काश मैं उसके हुस्न के बारे में अल्फाज के इंतखाब पर कादिर होता। मैनेजर ने ठंडी सांस ली। हामिद ने पाइप सुलगाकर जल्दी जल्दी 2-3 कश लिया और फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। लेकिन मैंने देखा है कि वो भी एक सहरज़दा की तरह कर्नल के बाजुओं में आ गई थी। तुम ऊँग तो नहीं रहे? हामिद ने फिर आंखें निकाली। या खुदा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे गारत कर दे। अच्छा उठो, चलो अपने ऑफिस में चलो। हामिद उसके हाथ पर हाथ रखकर बड़े प्यार से बोला। मैनेजर के चेहरे पर कुछ ऐसी संजीदगी तारी थी जैसे वो उस इंकशाफ के बाद दुनिया की अहम तरीन शख्सियत बन गया हो। वो ऑफिस में आए, यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। मैनेजर की हालत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई थी। भौहें आंखों पर झुकी आ रही थी और होंठ भिजे हुए थे। हामिद उसकी तरफ एक बार से ज्यादा देखने की हिम्मत ना कर सका। उसके चेहरे की किसी नई तब्दीली पर पता नहीं कब हंसी आ जाए। आपको यकीन नहीं आ रहा? वो थोड़ी देर बाद भल्लाई आवाज में बोला। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था, लेकिन हकीकत बहरहाल हकीकत है। उसे किसी तरह भी झुठलाया नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलते, लेकिन हैरत का इजहार तो मुझे भी करना ही पड़ा था। क्या चेहरा था, क्या आंखें थीं, हाय वो होंठ तो भुलाए नहीं भूलते। याकूत के तराशे थे, बकौल शायर पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब बस करो, आज बिब्बी बांध कर नहीं आया, राल टपकने लगी तो कोर्ट का सत्यानाश हो जाएगा। हामिद ने ठंडी सांस ली। वो ऐसी ही थी कप्तान साहब, लेकिन जब कर्नल साहब ने उससे रक्स के लिए दरख्वास्त की थी तो ऐसा मालूम हुआ था जैसे वो उन मकनातीसी बाहों में किसी हल्की फुल्की सुई की तरह खींची चली आई हो। फिर रक्स शुरू हुआ था। कर्नल होले होले कुछ कह रहे थे और वो ख्वाबगू आंखों से उनका चेहरा तके जा रही थी। खुद उसके होंठ साकित थे और मुझे उसके दिल की धड़कन बहुत फासले से भी महसूस हो रही थी। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत हो, मुझे तो बाज़ औक़ात अपने ही दिल की धड़कनें भी महसूस नहीं होती। उड़ा लीजिए मजाक, मैनेजर ठंडी सांस लेकर बोला। उसे आपने देखा ही नहीं, वरना आप भी उस वक्त कहीं और होते। खैर हाँ, तो फिर क्या हुआ? उधर वो दोनों नगमों के लहरों में बहे जा रहे थे और इधर एक आदमी बुरी तरह पेचोताप खा रहा था। उसने कई फोर्क तोड़ डाले, कई छुरियां मोड़ दी, कई प्लेटें मुक्के मार मार कर तोड़ डाली।
संगे मरमर की मेज पर घूंसा मारा, वो बीच से 2 टुकड़े हो गई। फिर मुझे खाने दौड़ा, हरामजादा। बड़ी अजीब बात है, कौन था वो? खान वजाहत, नजमुद्दौला के साहबजादे। ये किन जानवरों की बात कर रहे हो? मैं इस नस्ल से वाकिफ नहीं हूँ। नजमुद्दौला को नहीं जानते? कई आयरन फैक्ट्रियों के मालिक, जिन्हें लोहे का खपत है। लड़के का नाम फौलाद खान रखा था। सुनता हूँ बेगम साहिबा ने वजाहत कहना शुरू कर दिया था। उस पर 3 साल तक उनकी शक्ल नहीं देखी थी। खानदानी लोग हैं, नवाबी गई तो सरमायादारी इख्तियार की। बहरहाल अब हैं तो बनिए ही, लेकिन अकड़ वही है। साहबजादे 5-6 साल टेक्सास में रहकर आए हैं तो मालूम होता है जैसे पैदा भी वहीं हुए हों। उर्दू भी अमेरिकी लहजे में बोलते हैं। बात बात पर ऐसा मुंह बनाएंगे जैसे किसी ने गाली दी हो। मगर है जनाब ताकतवर। मेज पर एक ही घूंसा मारा था कि बीच से 2 टुकड़े हो गई। तो वो क्यों ताव खा रहा था? औरत दरअसल उसी के साथ थी। कर्नल ने उसकी परवाह किए बगैर रक्स के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाए थे और वो उनके बाजुओं में खींची चली गई थी। हामिद की भौहें तन गई थीं और वो बुझा हुआ पाइप सुलगाने लगा था। फिर मैंने खान वजाहत को बड़ी बड़ी कस्में खाते सुना था। शायद कर्नल साहब को पहचानता नहीं, इसलिए कह रहा था कि वो जो कोई भी हो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब तो मुझे ये बताओ कि राउंड खत्म होने के बाद क्या हुआ था? हामिद ने उकता कर कहा। फिर वो रक्स करने वालों की भीड़ से तन्हा वापस आते दिखाई दी थी। कर्नल साहब तो कहीं नजर ना पड़े थे। तुम बताना क्या चाहते हो? कमाल हो गया, आप अभी तक समझे ही नहीं। मैं कुछ नहीं समझा। क्या? हामिद ने आंखें निकाली। क्या मैं हर एक की दुम से बंधा फिरता हूँ? मेरा ख्याल है कि तुम भी उस औरत में दिलचस्पी लेते रहे हो, वरना उसके बारे में इतनी तफसील से कैसे बता सकते? ये जरूरी तो नहीं कि तुम हर वक्त डाइनिंग हॉल या डेकोरेशन हॉल के चक्कर लगाते फिरो। ये सरासर इल्जाम है। बकौल शायर, हामिद उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। आपकी आंखों में मुरव्वत नहीं है। मैनेजर इतनी देर में गुस्से से हाँफने लगा था। खैर वो तो मैं मालूम ही कर लूंगा कि चक्कर क्या है, फिर देखना। क्या देखूंगा? कुछ नहीं, हामिद ने कहा और ऑफिस से बाहर निकल आया। मैनेजर से मिली हुई इत्तला दिलचस्प भी थी और तशवीशनाक भी। उसका ख्याल था कि कभी न कभी आतिश फशा से लावा जरूर फटेगा। फितरत से कब तक जंग जारी रखी जा सकती है? वो अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो गया था। एक बेनाम सी खलिश, ला हौल वला कुव्वत। उसने सोचा, भला उसे क्या? फरीदी साहब भी तो आदमी हैं, मुहावरतन लोहे के बने होंगे, लेकिन लोगों में तो खून दौड़ रहा है और दिल भी मुहावरतन ही पत्थर का हो सकता है। लेकिन उसकी तवक्का नहीं की जा सकती कि दूसरों की महबूबाओं पर हाथ डालते फिरेंगे। लेकिन आखिर वो औरत कैसी हो सकती है जिसने ऐसे सबका आदमी को उस बेराह रवि पर मजबूर कर दिया? मैनेजर कम से कम उससे उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकता। ला हौल वला कुव्वत। उसने एक बार फिर अपने जहन को झटकारने की कोशिश की। भला उसे क्या होगा? कुछ बोरियत बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, क्यों ना कासिम को बुलाया जाए, उसके साथ बहरहाल वक्त अच्छा कटता है। काउंटर से उसे फोन किया, घर ही पर मौजूद था, लेकिन छूटते ही बोला, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। आखिर क्यों? मेरी बेगम एक उस्तादनी से एम्ब्रॉयडरी का काम सीख रही हैं। बेगम सीख रही है ना, तुम चले आओ। नहीं, मैं देख रहा हूँ कहीं उल्टा सीधा ना सिखा दे। कैसी है? लाहौल वला कुव्वत। साले हमेशा गंदी बात सोचोगे। जरूर तुम्हारे मियार की है तभी। अच्छा बस। दूसरी तरफ से झल्लाई हुई सी आवाज आई और सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। हामिद ने भी रिसीवर रख दिया। वो सोच रहा था, औरत औरत, हर तरफ औरत, चार जानिब उसी के तस्करे। लानत है। और तो और मैं खुद भी तो क्या अब मैं खुद ही अपने सर पर जूते लगाऊं? अरे हद हो गई। ये बूढ़े औरतों की बेराह रवि का तस्करा तो मुंह बिगाड़ कर करेंगे, लेकिन तफसील के साथ। राल टपकाते ही आंखें उस वक्त देखने के काबिल होती हैं जब वो उनके चुस्त लिबास का तस्करा करते हैं। होठों में तो तनफ्फुर आमेज खिंचाव होता है, लेकिन आंखें भीख मांगती नजर आती हैं। और फिर आखिर तफसील में जानने की क्या जरूरत होती है? क्या इतना कह देना काफी नहीं होता? क्या आजकल की औरत खुदनुमाई के सिलसिले में सख्त नामाकूलियत का सबूत दे रही है? ओह औरत औरत। उसने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ कर झटका दिया। किस तरह निकले औरत जहन से? क्या जरूरी है कि बूढ़ों और उनके जहनी कजरवी के बारे में सोचा ही जाए? जरूर सोचा जाएगा, क्योंकि औरत का मामला है। हजार बार लानत। खुदाबंदा मैं क्या करूं? आदमी की पसली से किसी हव्वा की पैदाइश की क्या जरूरत थी? तू बड़ी शान वाला है। सिर्फ आदम ही से काम चला लिया होता। नहीं चली। औरत के बगैर कहीं भी नहीं चली। फिर उसका जी चाहा कि अपने
कपड़े चीर फाड़ कर पागलों की तरह चीखता हुआ वहां से निकल भागे। शायद ऐसा कर भी गुजरता, लेकिन दूसरे ही लम्हे में एक औरत नजर आई। सदर दरवाजे से हॉल में दाखिल हो रही थी। गैर मुल्की थी और किसी सफ़ेद फार्म नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन खुदा की पनाह हुस्न बेपनाह की तस्वीर। हमीद तो बस देखता ही रह गया और फिर ये भी भूल गया कि अभी औरत ही के तसव्वुर से पीछा छुड़ाने के लिए दीवानापन की हद सरहदों को छूने लगा था। वो उसे देखता रहा। रफ्तार का तो जवाब ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे लहरों में कवल डोल रहा हो, उसके अलावा किसी और पर नजर ना थी। उसने उसे डाइनिंग हॉल से गुजरकर रिक्रिएशन हॉल में दाखिल होते देखा। नजरों से ओझल हो जाने के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हल्के हल्के हिलकोरे लेती आगे बढ़ती चली जा रही थी। दफतन वो किसी की सरगोशी पर चौंका। मुड़कर देखा तो मैनेजर नजर आया। वो अब भी इस तरह झुका खड़ा था जैसे उसे कान में ही कुछ कहना चाहता हो। उसने सरगोशी की, देखा आपने? हमीद ने इस बाती अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी और रिक्रिएशन हॉल के दरवाजे की तरफ देखने लगा। अरे कर्नल साहब भी! उसने मैनेजर की बौखलाई हुई आवाज सुनी। हमीद फिर उसकी तरफ मुड़ा। फरीदी पर नजर पड़ी। वो सदर दरवाजे से दाखिल होकर उसी तरफ आ रहा था। हमीद ने होंठ भींच लिया और मैनेजर को इस तरह घूरने लगा जैसे मार बैठेगा। शायद उसकी उसी हरकत की बिना पर फरीदी सीधा उसी तरफ चला आया था। क्या बात है? उसने नीचे से ऊपर तक हमीद का जायजा लेते हुए पूछा। कुछ नहीं जनाब, मैनेजर हकलाया। तो फिर? कुछ नहीं जनाब आली, मैनेजर ने कहा और तेजी से अपने ऑफिस की तरफ मुड़ गया। हमीद अब फरीदी की आंखों में बगौर देख रहा था। फरीदी के चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार थे। दफतन उसने गुर्राई आवाज में कहा, मैं तुम्हारे ऑफिसर की हैसियत से हुक्म देता हूँ कि यहाँ से फौरन चले जाओ। कुछ देर बाद लॉन की खुली हवा में हमीद को होश आया, वरना उसे तो याद नहीं कि वो हॉल से बाहर कैसे आया था। खुद आया था या? उसने दो चार गहरी गहरी सांसें ली और बौखला कर चारों तरफ देखने लगा। गालबन वो खुद ही यहाँ तक पहुंचा था। उसने सोचा, आखिर इस तरह ताव खाने की क्या जरूरत थी कि होशो हवास खो बैठा। लेकिन फरीदे का तहकुमाना अंदाज शायद अपने अंदर इजहार तनफ्फुर भी रखता था। गालबन वो समझ गया था कि मैनेजर ने उसे उस औरत के बारे में जरूर बताया होगा। तो फिर क्या उसे इस तरह पेश आना चाहिए था? इसी तरह? एक बार फिर उसकी मुट्ठियां भींच गईं और बढ़ते हुए गुस्से के असर से जहन कलाबाजियां खाने लगा। अच्छी बात है फरीदी साहब, उसने सोचा, अगर आप बहके हैं तो मेरे हाथों आपको काफी परेशान होना पड़ेगा। और फिर उसे वो औरत याद आ गई जो उसके जहन पे ख्वाबनाक सा तासर छोड़ गई थी। अच्छी बात है फरीदी साहब। इस बार वो अपने सर पे जुम्बिश देकर बड़बड़ाया था। पार्किंग शेड से उसने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और बस चल पड़ा, मंजिल का तयन किए बगैर। कुछ देर बाद एक भरी पूरी सड़क से गुजरते वक्त उसने पब्लिक टेलीफोन बूथ के करीब मोटरसाइकिल रोकी और उतरकर बूथ में आया। दूसरे लम्हे में वो हाई सर्किल नाइट क्लब के मैनेजर का नंबर डायल कर रहा था। हेलो, दूसरी तरफ से मैनेजर ही की आवाज आई। मैं तुम्हारा मुखलिस तरीन दोस्त बोल रहा हूँ, हमीद ने कहा। यानी ओह कप्तान साहब। हाँ प्यारे, अब क्या अहवाल है? अभी मैंने रिक्रिएशन हॉल में झांका था, दोनों अलग मेजों पर तन्हा हैं। और वो नजमुद्दौला के फर्जंद रशीद? वो तो अभी तक नहीं दिखाई दिया। दोनों मेजों के दरमियान कितना फासला होगा? हमीद ने पूछा। इतना फासला कि कुछ भी तो नहीं हो सकता, मुस्तबाना अंदाज में जवाब मिला। फिर भी दो मेजें हायल हैं बीच में। अगर हायल ना होती तो तुम्हारी दानिश में क्या होता? हमीद ने गुस्सीले लहजे में सवाल किया। क्या होता यानी कि अजीब सवाल है, बताओ, हमीद बोल रहा है। अरे वाह जनाब, ये अच्छी रही। मैं जवाब चाहता हूँ। अच्छा तो वही होता जो होना चाहिए। गालबन मैनेजर की तैश में आ गया था। क्या बक रहे हो? हमीद चीखा, लेकिन दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। हमीद ने दांत पीसते हुए रिसीवर रख दिया। चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर दूसरे सिक्के का फोन करने के बाद दोबारा हाई सर्किल से राब्ता कायम हो सका। खफा हो गए प्यारे दोस्त, उसने बड़े प्यार से कहा। आप बातें ही ऐसी करते हैं जनाब। मैनेजर की आवाज में भी अभी अकड़ बाकी थी। थूक दो गुस्सा मेरी जान, ऐसी सुहानी रातें बार बार नहीं आती। जी जी या जनाब, यानी कि ही, आप तो ही बकौल शायर। खैर खैर, सुनो बात, तुम्हें हमारे कर्नल साहब पर नजर रखनी है। बड़े पारसा बनते थे बेचारे। लेकिन अगर उन्हें मालूम हो गया तो? वो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र ना करो। बहुत अच्छा जनाब। हमीद सिलसिला मुनक़ता करके बूथ से बाहर निकल आया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने सोचा, क्या हिमाकत है मेरी बला से,
लेकिन आखिर इस बेतुके रवैये की क्या जरूरत थी? तुमसे तो बधाना रहता। या हजरत को ख्याल था कि मैं आपकी मंजूरी नज़र को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करूंगा? ला हौल वला कुव्वत। लेकिन है जोरदार, कुछ अजीब सा अंदाज रखती है। आंखें कितनी पुरस्रार सी थीं, इतनी गहरी सियाह आंखें इससे पहले किसी सफेद ख्वाब नस्ल में नजर नहीं आई थीं। ओह जहन्नुम में जाए। वो गर्दन झटककर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। लेकिन थोड़ी देर तक मुख्तलिफ सड़कों पर चकराते रहने के बाद उसने सोचा कि उसे खान वजाहत के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। वो कासिम के तबके से ताल्लुक़ रखता है, मुमकिन है वो उससे मुताल्लिक़ कुछ बता सके। बस फिर मोटरसाइकिल का रुख आसिम लॉज की तरफ हो गया। तकरीबन 15-20 दिन से कासिम से मुलाकात नहीं हुई थी। हमीद को तवक्को थी कि अच्छे ही मूड में मिलेगा, लेकिन फिर ख्याल आया कि कुछ ही देर पहले वो फ़ोन पर अपनी बीबी की किसी उस्तादनी का तस्करा कर चुका है, जो इन दिनों उसे एम्ब्रॉयडरी सिखा रही है। बहरहाल उसने सोचा देखा जाएगा। कासिम की चिड़चिड़ाहट भी तो पुरलुत्फ होती है, और उस वक्त वो तफरीक के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। कासिम की कोठी पहुंचकर उसे इत्तला मिली कि साहब बिजी हैं, लेकिन मुलाजिम ये इत्तला देते वक्त मखसूस अंदाज में मुस्कुराया था। वो हमीद से वाकिफ था, दोनों के ताल्लुकात का भी उसे इल्म था। ये बेहद ज़रूरी काम है, हमीद बोला। साहब उन्होंने कहा कि किसी से भी नहीं मिल सकेंगे। मुझसे भी नहीं? आप ही के लिए तो खास तौर पर कहा है। अच्छी बात है, तो ये पर्चा उन्हें देकर आओ, हमीद ने कहा और अपनी पॉकेट बुक्स के एक सिफे पर लिखने लगा। रामगढ़ वाले वाकयात तुम्हारी बीबी को बता दिए जाएंगे। सिफा नोटबुक से फाड़कर तय करते हुए उसने मुलाजिम से कहा, उनके अलावा और किसी के हाथ में न देना, वरना नतीजे के जिम्मेदार खुद होगे। बहुत अच्छा साहब। मुलाजिम चला गया और हमीद पोर्च में खड़ा मध्यम सुरों में सीटी बजाता रहा। कुछ देर बाद कासिम दंदनाता हुआ बाहर आया। नौकर उसके पीछे था। तुम जाओ, हमीद ने मुलाजिम से कहा, और उसने उसके चेहरे पर मायूसी के आसार देखे। कासिम के मुलाजमीन तक उसके बहकने के मुंतजिर रहा करते थे, क्योंकि वो खासी तफरीह मुहैया करता था। बहक कर वो चला गया। कासिम अभी खामोश खड़ा हमीद को घूरे जा रहा था। तुमसे एक आदमी के बारे में मालूमात हासिल करनी है, हमीद ने आहिस्ता से कहा। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने धमकी क्यों दी? कासिम आंखें निकाल कर बोल रहा। वो मेरी जूरू है, मैं उसकी टांगें चीर कर फेंक दूंगा। ये नेक काम जल्द से जल्द कर डालो, ताकि मैं तुम्हारे लिए दूसरी जूरू का इंतजाम कर सकूं। हमीद ने बेहद संजीदगी से कहा। मैं भल्ले में नहीं आऊँगा, चुगत नहीं हूँ। अब इतनी बेतवारी? मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ तक। हमीद जुमला पूरा नहीं कर पाया था कि कासिम की बीवी भी पहुंच गई, और कासिम ने बौखलाए हुए लहजे में कहना शुरू किया, अबे चुप, अबे चुप। बीवी दोनों को खामोशी से घूरे जा रही थी। हाँ तो तुम खान वजाहत को जानते हो? हमीद ने उसकी बीबी की तरफ तवज्जो दिए बगैर पूछा। गुफ्तगू का मौजू बदलने की जरूरत नहीं, कासिम की बीबी ने तेज लहजे में कहा। क्या मतलब? हमीद ने चौंकने की एक्टिंग की, फिर जल्दी से बोला, आदाब आदाब, बल्कि तस्लीमात भी। कासिम साहब तो अब इतने बदअखलाक हो गए हैं कि बैठने को भी नहीं कहते। तुम? कासिम आंखें निकाल कर बोला, तुम तो यहीं पोर्च की सीढ़ियों पर बैठोगे। अब ऐसी भी क्या बदअखलाकी? बीवी ने तंजिया लहजे में कहा। बिल्कुल, साला कह रहा है बीवी की टांगें चीर कर फेंक दो, मैं दूसरी शादी करा दूंगा। हमीद बौखला गया। वैसे ही वो समझती थी कि कासिम की जहनी बेराह रवि में उसी का हाथ है, लिहाजा इस बात पर भी उसे यकीन आ जाएगा। फिर कबल इसके कासिम की बीवी उससे कुछ कहती, उसने झपटकर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी, और दोनों मियाँ बीवी की आवाज़ें उसके शोर में दबकर रह गईं। हमीद का अंदाज़ा था कि दोनों ही कुछ न कुछ बक रहे थे। मोटरसाइकिल फर्राटे भरती हुई फाटक से गुजर गई। ये जिंदगी है, उसने सोचा, और अपने ही हाथों। फिर क्या किया जाए? ऐश, जहन के किसी गोशे से आवाज़ आई, और उसने अगले ही सड़क से मोटरसाइकिल का रुख नयागरा की तरफ मोड़ दिया। रात के 9 बजे थे। शहर से बाहर निकलते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी जहनी घुटन खिलाफी विसतों पर तहलील हो गई हो। मोटरसाइकिल खासी तेज रफ्तारी से रास्ते तय कर रही थी। नयागरा तक पहुंचते पहुंचते उसका मूड बिल्कुल ही बदल गया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो शाम ही से काफी हिस्सास विश्वास रहा हो। नयागरा हस्बे दस्तूर जिंदगी से भरपूर था। हाल में बेहतरी जानी पहचानी शक्लें नजर आईं। बाज लोगों ने उसे अपने साथ बैठने की भी दावत दी, लेकिन वो तो उस वक्त न जाने क्या चाहता था। बस एक ऐसी मेज़ मुंतखब की जो दूर उफ्तादा होने के साथ ही साथ ऐसी जगह थी जहाँ से हॉल की सारी मेज़ों का जायजा लिया जा सकता था। इतने बड़े हॉल में सारी ही मेज़ें तो एंगेज हो नहीं सकती थीं। दरअसल यही ख्याल उसे नयागरा तक ले आया था।
ورنہ شہر کے ہوٹلوں میں اس وقت تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ اس نے ایک بار پورے ہال کا جائزہ لیا اور پھر ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کا کھانا بھی ابھی تک نہیں کھایا تھا۔ سوپ پیتے وقت وہ سوچ رہا تھا، اتنی واہیات شام گزارنے کا اتفاق اس سے پہلے شاید کبھی نہیں ہوا۔ پہلے فریدی نے سخت توہین کی، پھر قاسم پر پھینکا ہوا جوتا خود اپنے منہ پر آ پڑا۔ لہٰذا محتاط رہنا چاہیے، ستارہ گردش میں معلوم ہوتا ہے۔ کھانا ختم کر کے اس نے کافی طلب کی اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ ویٹر مینو کے ساتھ ریکریشن ہال کا پروگرام بھی لایا تھا۔ اس میں ایک نیگرس کی تصویر دیکھ کر دل باغ ہو گیا۔ یہ گلوکارہ مصر سے آئی تھی اور آج کل نیاگرا میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ رنگت جیسی بھی ہو، حمید نے سوچا، لیکن خد و خال کچھ ایسے برے نہیں۔ آنکھیں خاصی پرکشش ہیں۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر اپنے لیے ریکریشن ہال میں ایک میز مخصوص کرائی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ کافی کا انتظار تھا۔ ویسے کافی ریکریشن ہال میں بھی پی جا سکتی تھی، لیکن وہ ویٹر کو اس کے لیے ہدایت نہیں دے سکا تھا۔ رات سسک سسک کر رینگتی رہی۔ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کرتا پھر رہا ہے، اس نے سوچا، اور کافی کا گھونٹ پہلے سے بھی زیادہ تلخ محسوس ہوئی۔ کس کی تلاش ہے اسے؟ کیا کسی عورت کی ہم نشینی کا خواہش مند ہے؟ شہر میں ایک نہیں، درجنوں ایسی تھیں جو محض فون کال پر دوڑی آئیں۔ یہ بھی نہیں تو پھر کیا چاہتا تھا؟ تبدیلی، محض تبدیلی۔ اس کا ذہن کسی بچے کی طرح چیخ پڑا۔ معمولاتی زندگی کی یکسانیت بغیر کمائے ہوئے چمڑے کے جوتوں کی طرح تکلیف دہ ہو گئی تھی۔ تو پھر شاید یہ تبدیلی دفعتاً ایک بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ اس کے چہرے کو دمکا گئی، اور وہ بوکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کہیں کسی نے اسے اس طرح خواہ مخواہ مسکراتے تو نہیں دیکھ لیا۔ یہاں کا حساب بے باک کرنے کے بعد اس نے ریکریشن ہال کی راہ لی۔ نہ جانے کیوں آج یہاں بھی آبادی معمول سے کچھ کم رہی تھی۔ پھر اس کی وجہ بھی اس کو سمجھ میں آ گئی۔ نیم اوریا جسموں والا کیبرے تو تھا نہیں، ایک سیاہ فام نسل کی لڑکی اپنی گلوکاری کا مظاہرہ کرنے والی تھی۔ بھلا اس سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ تھوڑی دیر بعد رومبا کے لیے موسیقی شروع ہو گئی۔ حمید اپنی میز پر تنہا ہی رہا۔ رقص کرنے والے جوڑے اٹھ کر چوبی فرش پر جانے لگے۔ حمید بے دلی سے اس ہنگامہ رنگ و سود کی طرف متوجہ رہا۔ راؤنڈ ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد مائک پر مولن نے کہا، خواتین و حضرات، اب ماموزیل صفورہ کلاسوری تشریف لا رہی ہیں۔ موصوفہ نے مغربی اور عربی موسیقی میں کچھ دلچسپ تجربات کیے ہیں۔ اس وقت وہ دونوں کے امتزاج سے اختراع کی ہوئی ایک چیز سنائیں گی اور رقص کے لیے آپ کو اس کے اسٹیپ بھی بتائیں گی۔ ماموزیل صفورہ کلاسوری۔ اور پھر وہ اسٹیج پر نمودار ہوئی۔ سانچے میں ڈھلا ہوا جسم تھا، آبنوسی رنگت بعض زاویوں سے چمکتی ہوئی سی لگتی تھی، اور سفید لباس میں تو وہ بس وہی وہ نظر آ رہی تھی پورے ہال میں۔ پھر جب کچھ کہنے کے لیے لب کشائی کی تو حمید کو تشبیہ نہ سوچ سکی، کیونکہ کالے بادلوں کے دامن میں کوندے کی لپک تو بہت پرانی تشبیہ ٹھہری۔ وہ اس گیت کے بارے میں بھی کچھ بتانے لگی جسے پیش کرنا تھا۔ اس کے بعد رقص کے لیے اسٹیپ سمجھانے لگی تھی۔ کچھ جوڑے اپنی میزوں کے قریب ہی کھڑے ہو کر بتائے ہوئے اسٹیپ کی آزمائش پر اتر آئے۔ رقص اور گیت، گیت اور رقص، بڑا خوابناک ماحول تھا۔ ذرا ہی سی دیر میں صفورہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق معلوم ہونے لگی۔ حمید کے ذہن پر ہلکی سی غنودگی طاری تھی اور وہ نیم و آنکھوں سے اسٹیج کی طرف تکے جا رہا تھا۔ صفورہ جو کچھ بھی گا رہی تھی وہ انگریزی ہی میں تھا، لیکن کہیں کہیں اس کی لے نخلستان، خیموں کی بستیوں اور کاروانوں کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی تھیں۔ کتنا سکون تھا، کتنی طمانینت تھی۔ حمید کو ذرہ برابر بھی احساس نہ رہا کہ وہ کچھ دیر پہلے اداسی اور اکتاہٹ کا شکار رہا تھا۔ وہ رقاصوں کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو بس ڈگمگی کی اس جنت میں کھویا ہوا تھا جہاں سرور و کیف کی نہریں جاری تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنی میز سے اٹھا، لیکن اس میں اس کے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسٹیج کے قریب اس جگہ آ پہنچا جہاں آرکیسٹرا بیٹھا تھا۔ یہ جسم کی کشش نہیں تھی، ایک عجیب سے تاثر کے تحت حمید از خود وارفتگی کے عالم میں یہاں تک آ پہنچا تھا۔ مغنیہ نے پہلے تو اس پر اچٹی سی نظر ڈالی، پھر دوسری بار دیر تک اسے دیکھتی رہی، اور جب گیت ختم ہو گیا تو اس نے حمید کو بہت غور سے دیکھا اور مسکرا کر اپنے سر کو جنبش دیتی ہوئی پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ حمید پھر اپنی میز پر واپس آ گیا۔ رقاص ابھی چوبی فرش ہی پر تھے کہ آرکیسٹرا نے رقص کے لیے کوئی اور دھن شروع کر دی، اور اب صرف رقص ہی جاری رہا۔ تھوڑی دیر بعد حمید نے ایک ویٹر سے معلوم کیا کہ وہ روزانہ صرف ایک ہی گیت گاتی ہے اور اس وقت اپنے کمرے میں واپس گئی ہوگی۔ اس کے گرد مداحوں کی بھیڑ نہیں رہتی، الگ تھلگ زندگی گزارتی ہے۔ حمید نے طویل سانس لی اور پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے سوچنے لگا
खासी तफरीह रहेगी अगर उससे दोस्ती हो जाए और मैं उसे अपने साथ हाई सर्कल ले जाऊंगा। हाँ हाँ, उसने दिल ही दिल में कहकहा लगाया और उदासी के बादल छटने लगे। कमरे का नंबर पहले से मालूम कर चुका था। पाइप सुलगाकर थोड़ी देर तक हल्की हल्की कश लेता रहा, फिर उसे राहदान में झाड़कर उठ गया। लिफ्ट के जरिए वो 2 मंजिलें तय की और ठीक उसी कमरे के सामने आ रुका जहाँ सफूरा मुकीम थी। दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दी। कौन है? अंदर से आवाज आई। 1 मिनट ठहरो, मैं लिबास तब्दील कर रही हूँ। और फिर ठीक 1 मिनट बाद उसने दरवाज़ा खोला था और हमीद को देखकर ठिठक गई थी। ऑटोग्राफ? उसने मुस्कुराकर पूछा। हमीद ने खामोशी से सर को नफी में जुम्बिश दी। फिर मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसने भर्राई आवाज में कहा और सफूरा उसे आंखें फाड़ कर देखने लगी। इस स्टेज के करीब तुम ही खड़े थे? उसने कुछ देर बाद पूछा। हाँ, शायद मैं ही था। यकीन नहीं है? वो उसकी आंखों में देखती ही मुस्कुराई। मैं कुछ नहीं जानता। जब मुझे होश आया था तो मैंने महसूस किया था कि स्टेज के करीब खड़ा हूँ और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। ओह माफ़ करना, मैंने अभी तक तुम्हें अंदर आने को नहीं कहा। क्या ज़रूरत है? मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। फिर आए क्यों थे? मैं ये भी नहीं जानता। अजीब आदमी हो। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारे देश में अजनबी हूँ। मैं तो अपने ही देश में अजनबी हूँ, हमीद तवील सांस लेकर बोला। वाकई अजीब हो। आओ आओ, वो पीछे हटती ही बोली। लेकिन मेरा ख्याल है कि मौसीकी से दिली लगाव रखते हो। शायद। हमीद अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और वो मेज के गोशे से टिक गई थी। उसके जिस्म पर जर्द रंग का स्लीपिंग गाउन कुछ अजीब सा लग रहा था। काली रंगत कुछ और ज्यादा निखर गई थी। हमीद ने सोचा, आंखें यकीनन खूबसूरत हैं। तो बस तुम मुझसे मिलना चाहते थे? यही बात मालूम होती है, हमीद ने इस तरह कहा जैसे उसके बयान की तस्दीक के लिए अपने जहन को टटोल रहा हो। अच्छा तो मिलो। वो हंस पड़ी। उस हंसी में भी बला की डगमगी थी। अगर हमीद आंखें बंद करके यह आवाज़ सुनता तो ज्यादा महजूज होता। मैं यही तो नहीं जानता कि लोग किस तरह मिलते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम हमीद है, साजिद हमीद। क्या करते हो? जब समझ में नहीं आता कि क्या करूं तो रोने लगता हूँ। तुम नशे में तो नहीं हो? मैं शराब नहीं पीता, हमीद ने किसी कदर तुर्श रोई से कहा। वो थोड़ी देर तक उसे बगौर देखती रही, फिर पूछा, क्यों नहीं पीते? इसलिए कि मुसलमान हूँ। तो मजहबी आदमी हो? यकीनन। कितनी बीवियां हैं? एक भी नहीं। ताज्जुब है, हमारे यहाँ तो बीवियों की तादाद। नहीं, हमीद हाथ उठाकर बोला। बीवी के मौजू पर कुछ नहीं सुनना चाहता। वो फिर कुछ देर खामोशी से उसे देखती रहने के बाद बोली, मैंने महसूस किया है कि तुम लोग भी सफ़ेद फाम नस्लों की तरह हमें अच्छी नज़रों से नहीं देखते। मैं नहीं समझा। तुम पहले आदमी हो जो मुझसे मिलने आए हो। ये बात नहीं हो, तुम गलत समझी। ये बात नहीं है, तुम गलत समझी हमारे यहाँ के लोगों को। खैर हटाओ, मैं तो यहाँ बात करने को भी तरस गई। क्या तुम अकेली ही आई हो? हाँ, कोई मैनेजर तो होगा ही। नहीं, कोई भी नहीं। और ऑर्केस्ट्रा? वो भी मेरा अपना नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है। आदमी को तन्हाई का एहसास ना होना चाहिए, वरना वो बाज़ औक़ात खुदकुशी तक कर लेता है। मैं ऐसे किसी एहसास से आज तक दो चार नहीं हुई। ज़रूर हुई होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसे समझ भी सको। तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ भी नहीं, बस मैं भी एहसास तन्हाई का मारा हुआ हूँ। क्या सचमुच बीवी बच्चे नहीं हैं? हमीद ने मायूसाना अंदाज में सर को जुम्बिश दी। वो कुछ न बोली। अब हमीद की तरफ देख भी नहीं रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे शहर को देखना चाहती हूँ, लेकिन कोई साथी नहीं मिलता। अगर मैं अपनी खिदमत पेश करूँ तो बसत खुशी कबूल की जाएंगी। उसने हमीद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जो बड़ी मोहब्बत से हाथ में लिया गया था। अच्छी बात है, मैं कल से तुम्हें शहर दिखाने की मुहिम शुरू करूंगा। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं नहीं समझा। मतलब ये कि तुम जो इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो उसका बदल मैं किस तरह दे सकूंगी? नाक दबाकर मूर्ख की बोली बोलो 3 बार, हमीद ने किसी कदर गुस्सीले लहजे में कहा। वो मुस्कुरा दी और उसे अजीब सी नज़रों से देखती रही। हमीद ने थोड़ी देर बाद कहा, क्या तुम हमारी जुबान उर्दू समझ सकती हो? नहीं, इसी बात का अफसोस है, लेकिन यहाँ तो सभी अंग्रेजी बोल सकते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात तो अपनी जुबान भी अंग्रेजी ही लहजे में बोलने की कोशिश कर डालते हैं। फिर तुम मुझे अपना घर भी दिखाओगे? क्यों, मैं तुम लोगों का घरेलू रहन सहन भी देखना चाहती हूँ। जरूर जरूर, हमीद ने कहा। वो सोच रहा था क्यों ना उसको उसी वक्त घर दिखा दिया जाए। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? यकीनन, बड़ी खुशी से।
حمید نے آپریٹر کو ہائی سرکل کے نمبر بتائے اور دوسرے ہی لمحے میں منیجر سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے گھٹی گھٹی سی آواز آئی، آپ کہاں سے بول رہے ہیں جناب عالی؟ کہیں سے بھی بول رہا ہوں، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ میری بات کا جواب دو کہ اب بھی کرنل وہاں موجود ہیں؟ ایسے ویسے موجود ہیں، بقول شاعر میرا خیال ہے کہ آج ہی رات کو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ کس طرح عزیز الجان؟ عمارت کے چپے چپے پر مشتبہ آدمی نظر آ رہے ہیں اور وہ حضرت ناچے جا رہے ہیں، دنیا مافیہ سے بے خبر۔ لڑکی آج تنہا ہے، خان وجاہت کا دور دور تک پتہ نہیں۔ کیا وہ آج آیا ہی نہیں؟ جناب، اسی وجہ سے تو تشویش ہے۔ کئی خوخار قسم کے اجنبی میں نے کرنل کے آس پاس دیکھے ہیں، اور وہ حضرت ہیں کہ گرد و پیش سے بے خبر، گویا کیف و سرور کے دھارے میں بہے جا رہے ہیں، بقول شاعر۔ حمید کی آنکھوں میں گہری تشویش کے آثار نظر آئے اور اس نے جھٹکے کے ساتھ ریسیور کریڈل میں رکھ دیا۔ فی الحال تو اسکیم خاکی میں مل گئی تھی، اور اب پھر اس کی موٹر سائیکل سنسان سڑکوں پر راٹے بھر رہی تھی۔ وہ شہر واپس جا رہا تھا، چاہتا تھا کہ جلد سے جلد ہائی سرکل نائٹ کلب تک جا پہنچے۔ فریدی کے بارے میں یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی تھی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ پچھلی رات وہ رنگین حادثہ اچانک ہوا ہو۔ پتہ نہیں کب سے چکر چل رہا ہو، شہر میں ہائی سرکل ہی تو ایک تفریح گاہ نہیں۔ ویسے یہ ممکن ہے کہ خان وجاہت نے ان دونوں کو پہلی بار اس حالت میں دیکھا ہو۔ آہ کرنل مرحوم، ہارڈ اسٹون آن جہانی، اس نے بڑبڑا کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ چٹانیں جب پگھل کر لاوا بنتی ہیں تو پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقام تک واپس نہیں لے جا سکتی۔ سال ہر سال کا تجرد شاید اپنے معیار کی چیز کا متلاشی تھا، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ فریدی صاحب اور دھینگا مشتی باسلسلہ رومان، خداوندہ بڑی شان والا ہے تو۔ عظمتوں کے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر دلدل میں پھنسنے کے لیے بستیوں کی طرف لڑکتے آ رہے ہیں۔ حمید کو ہوش نہیں کہ وہ نیاگرا سے ہائی سرکل تک کتنی دیر میں پہنچا تھا۔ کمپاؤنڈ میں موٹر سائیکل کھڑی کی، برآمدے میں آیا، لیکن فوری طور پر ہال میں داخل ہونے کی ہمت نہیں پڑی، اسی لیے سیدھا منیجر کے آفس کی طرف چلا گیا۔ وہ موجود تھا، لیکن چہرے پر اضطراب کی لہریں تھیں، بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں واقعی بالکل گدھا ہوں، وہ حمید کو دیکھتے ہی میز پر ہاتھ مار کر بولا۔ تم پہلے بھی مجھ سے اس کی تصدیق کر سکتے تھے، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، مجھ جیسے احمق کو زندہ نہ رہنا چاہیے۔ بتاؤ کس طرح مرنا پسند کرو گے؟ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، سنجیدگی سے مار دوں گا تو مطمئن رہو، میں اپنا سر دیوار سے ٹکرا دوں گا، سمجھے؟ وہ روحانسی آواز میں چیخا، بقول شاعر۔ سنگ و آہنگ بے نیاز غم نہیں، دیکھ ہر دیوار و در سے سر نہ مار۔ منیجر کچھ نہ بولا، ایک طرف گردن ڈالے فرش کو گھورتا رہا۔ آخر کچھ معلوم بھی تو ہو، حمید نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ صاحب یہ سب میری عقل کا فطور ہے، کسی کو الزام نہیں دیتا، منیجر نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، حمید نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ میری بیوی قہر خداوندی ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے، صرف تمہاری ہی نہیں، ہر آدمی ہفتے میں کم سے کم ایک بار ضرور یہ سوچتا ہے۔ میری سچ مچ عذاب الہی ہے، آپ سے کیا پردہ؟ چلو خیر تسلیم، لیکن بات کیا ہے؟ وہ کرنل والی بات زبان سے نکل گئی تھی، اور نکلتی کیوں نہ؟ آپ کے چلے جانے کے بعد میرا گلا جو دبایا تھا اس نے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خدا را شکوک و شبہات والی باتیں نہ کیجیے۔ بہرحال سب کچھ اگلنا پڑا، پھر یہ بتایا کہ آج خان وجاہت نہیں آیا، لیکن کچھ اجنبی دوسرے ممبروں کے مہمانوں کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں اور ان دونوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، لگ گئی ان کی ٹوہ میں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب کرنل اور وہ لڑکی ایک ساتھ باہر جا رہے تھے تو میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں ان لوگوں کا تعاقب کروں گی کیونکہ وہ اجنبی بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گئے ہیں۔ میں نے لاکھ منع کیا، خوشامد کی، لیکن کون سنتا ہے؟ بھلا وہ محترمہ تعاقب کر کے کیا کریں گی؟ حمید پرتشویش لہجے میں بڑبڑایا۔ جی ہاں، آپ خود سوچئے بھلا، کچھ اندازہ ہے کہ وہ لوگ کدھر گئے ہوں گے؟ اندازہ؟ کمال کرتے ہیں جناب آپ بھی، یہاں اس کمرے میں بیٹھ کر مجھے کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اچھا میں سمجھا، غالباً محترمہ دھمکیاں بھی دے گئی ہوں گی، یعنی ان کی ٹوہ میں تم نہ رہو۔ خدا سمجھے، منیجر نے کہا، اور برا سا منہ بنائے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور منیجر نے اس طرح ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے فون ہی کو اٹھا کر پٹخ دے گا۔ کال ریسیو کرتے ہی منہ کچھ اور بگڑ گیا تھا، لیکن پھر حمید نے محسوس کیا جیسے بگڑے ہوئے خد و خال آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہوں۔ وہ صرف ہوں ہاں کرتا جا رہا تھا، کبھی کبھی
दोजीदा नज़रों से हमीद की तरफ भी देखता। बिलाखिर उसने रिसीवर क्रीडल पर रखकर तवील सांस ली और हमीद से बोला, वापस तशरीफ़ ला रही हैं मोहतरमा? सुनसान सड़क पर ताक़ुब करने की हिम्मत नहीं कर सकी। फरमाया है अगर कैप्टन हमीद की कॉल आए तो उन्हें इत्तला दे दी जाए। कैसी इत्तला? यही कि लड़की अपनी गाड़ी में है, उसके पीछे कर्नल साहब अपनी गाड़ी में हैं और उनकी गाड़ी के पीछे एक स्टेशन वैगन है जिसमें वो 6 आदमी हैं जो यहाँ उन दोनों के आसपास मंडलाते रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमीद दरवाजे की तरफ झपटता हुआ बोला। सुनिए तो मतलब ये कि, लेकिन हमीद अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसकी मोटरसाइकिल अपने नया गिरा की तरफ जा रही थी। मियाँ इश्क करना था तो अपने ही खातिब कदीम से भी मशवरा ले लिया होता। उसने सोचा अब ये कुछ इस किस्म का इश्क तो है नहीं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क कभी न कभी ऐसी चोट खानी ही पड़ती है, तो फिर क्यों ना हर वक्त और हर ज़माने में इश्क करने के लिए तैयार रहा जाए। अब बंदे खां हैं, जिस रफ्तार से चाहे इश्क कर सकते हैं, ठोकर खाने का इम्कान नहीं। यकीनन वो 6 आदमी खान वजाहत ही के गुंडे होंगे। अब चूँकि अनाड़ी हैं इस मैदान में, लिहाजा रकीब लूसिया का चेहरा महबूबा की जलवागाह ताप में गुम हो गया होगा। आंधी और तूफान की तरह मोटरसाइकिल रास्ता तय कर रही थी, लेकिन अभी तक वो तीनों गाड़ियां नजर नहीं आई थीं। फिर वो नायगरा तक जा पहुंचा। पार्किंग शेड में फरीदी की लिंकन खड़ी देखी। हमीद ने तवील सांस लिया और सोचा, चलो यहाँ तक तो खैरियत से पहुंच गए। बाएं बाजू के निचले बगली हॉलिस्टर को थपकी देता हुआ वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। यहाँ उसमें से कोई भी नजर ना आया। यकीनन रिक्रिएशन हॉल में होंगे, उसने सोचा और काउंटर की तरफ बढ़ा। यहाँ उसने क्लर्क से कहा कि वो सफूरा के कमरे से फ़ोन कनेक्ट कर दे। सफूरा जाग रही थी। पहले तो वो कुछ समझ ना सकी कि कॉल करने वाला कौन है, लेकिन फिर हमीद की वजाहत करने पर चहकने लगी। तुम तो चले गए थे? हाँ, लेकिन देर तक ठहर ना सका, पता नहीं क्यों। ये रात मुझे ज़िंदगी से भरपूर नज़र आ रही है। क्या तुम नीचे ना आओगी? आ जाऊं? यकीनन, मैं डाइनिंग हॉल में तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, फिर बॉल रूम चलेंगे। ओके। सिलसिला मुनक़ता हो गया। कितनी मुतरन्नुम आवाज़ है, हमीद ने सोचा। देखे बगैर चाहा जा सकता है। वो एक खाली मेज़ के करीब बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। सफूरा ने डाइनिंग हॉल तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। सारी नज़रें उसी की तरफ उठ गईं। सफ़ेद ब्लाउज और नारंगी स्कर्ट में बहुत नुमाया हो रही थी। हमीद ने उठकर उसका इस्तकबाल किया। तुम शहर जाकर वापस भी आ गए? तुम्हारी आवाज़ रास्ते भर कानों में गूंजती रही थी। ओह, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी आवाज़ का जादू तुम पर चल गया है? उसकी आंखें चमकने लगीं। हमीद ने अपने सर को इस बात की जुम्बिश दी और पाइप में तंबाकू भरता रहा। उस वक्त उसका जहन फरीदी में उलझा हुआ था। तुम क्या सोच रहे हो? ओह, तुम तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। फिर क्यों वापस आ गए? अपने जहन में मेरी आवाज़ की बाज़गश्त महसूस करते रहते। ओह, तुम गलत समझी। हमीद जल्दी से बोला, आओ बॉल रूम में चलें। मैं दरअसल ये सोच रहा था कि शहर के किस गोशे से कल हम शुरुआत करें। हमीद ने बॉल रूम के लिए 2 टिकट खरीदे और एक बार फिर उसी सीले रंगो आहंग में डूब गया। सफूरा उसके बाजू में थी और वो न जाने क्यों जिंदगी में पहली बार खुद को बेहद पुरसुकून महसूस कर रहा था। भीड़ बहुत ज्यादा थी। वो सब इतने करीब करीब थे कि मौसीकी की अदम मौजूदगी में वे एक दूसरे की सरगोशियां भी साफ सुन सकते। जरा ही सी देर में हमीद ये भी भूल गया कि वो यहाँ क्यों आया था। वो तो बस उस सियाफाम लड़की के बारे में सोचे जा रहा था जिसने उसकी एक शरारत आमेज स्कीम को की फुलूस समझ लिया था। नगमगी के सैलाब में बह जाना और बात थी, लेकिन आज से पहले वो किसी निगरस के करीब के तस्वुर को भी मसका खैर समझता था। लेकिन ये क्या एहसास था, कितनी तमानियत थी उस कुर्ब में। वो उसकी सरगोशियां सुन रहा था, खुद भी भर्राई ही आवाज़ में कभी कभी कुछ कह देता और सफूरा के होंठों पर ख्वाबनाक सी मुस्कुराहट अंगड़ाइयां लेने लगती। भरे भरे से उभरे हुए होंठ बड़े जानदार लग रहे थे। न रंगत से मुताल्लिक एहसास तनफ्फुर बाकी रहा था और न अपनी पसंद के मियार से गिरे हुए खद्दो खाल ही किसी नाखुशगवार जहनी कैफियत का बायस बने थे। उसे तो बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी नूरानी हल्के में घिरा हुआ खिला में परवास कर रहा हो। सफूरा पहली हमरख्स थी जिसने उसकी रूह को भी झंझोड़ा था। एक सियाह फाम और बदशक्ल लड़की ने उसकी रूह को झंझोड़ा था। क्या वो खुद कब मुतहैयर हुआ होगा? पता नहीं कब तक उन्हें एहसासात के ताने बाने में उलझा रहता। अगर अचानक फरीदी पर नजर ना पड़ गई होती। वो उससे थोड़े ही फासले पर था और उसकी हमरख्स वही औरत थी जिसे हाई सर्कल में देखकर वो कुछ देर सकते के आलम में रहा था। वो सर उठाए एक टक फरीदी की आंखों में देखे जा रही थी और फरीदी की पलकें तो इस तरह झुकी हुई थी जैसे किसी तेज किस्म की शराब के नशे ने उन्हें बोझल कर दिया हो।
खुदाया रहम। दफतन सफूरा की आवाज़ सरगोशी की हदूद से निकलकर उसके कानों में टकराई और वो चौंक पड़ा। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमीद ने उसे गौर से देखा। वो कुछ सरासीमा सी नजर आने लगी थी और फिर उसने महसूस किया कि वो भी बार बार फरीदी और उसकी हमरस को देखे जा रही है। क्या वो लड़की तुम्हें भी अच्छी लग रही है? हमीद ने उससे पूछा और वो इस तरह चौंक पड़ी जैसे अभी तक सोती रही हो। चलो यहाँ से चलो अच्छे दोस्त, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। क्यों, तुम्हें अचानक ये क्या हो गया? बस मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मैं तो यहाँ ठहरना चाहता हूँ। तुम ठहरो, लेकिन मुझे जाने दो, वो लजाइज से बोली। तुम जिस वक्त भी चाहो मेरे कमरे में आ सकते हो। मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं अपने पैरों में कमजोरी महसूस कर रही हूँ, ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। चलो तो उधर किनारे कहीं बैठ जाएं। हाँ, ये मुमकिन है। वह मौसीकी का साथ देते हुए उसी भीड़ से निकलकर बाएं बाजू वाली मेज़ों तक पहुंचे थे। पता नहीं हम किसकी मेज़ पर बैठ रहे हों, सफूरा बोली। फिक्र ना करो, उनके आते ही हम शराफत से उठ जाएंगे, हमीद ने कहा और उसे गौर से देखने लगा। सफूरा के चेहरे पर अब भी सरासीमगी के आसार थे और वह बार बार खौफजदा नजरों से रक्कासों की भीड़ की तरफ देखने लगती थी। क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। कब? कुछ नहीं मम, मैं कुछ पीना चाहती हूँ। शीरी मंगवाऊँ? मैं भी तुम्हारी ही तरह मुसलमान हूँ, कतई नहीं पीती। कॉफ़ी मंगवाओ। हमीद ने वेटर को इशारे से बुलाकर ऑर्डर दिया। चंद लम्हे फिर उसे खामोशी से देखते रहने के बाद बोला, क्या वो लड़की परेशानी का बायस बनी है? और उसने एक बार फिर उसे चौंकते देखा। वो रुलाने वाली है, मैंने उसे पहचान लिया। रुलाने वाली, खुदा की कसम वही है। मैं नहीं समझा, रुलाने वाली से क्या मुराद है तुम्हारी? पहले मुझे कॉफ़ी पी लेने दो, मेरा हलक खुश्क हो रहा है। हमीद ने अजीब किस्म का इस्तराब महसूस किया और उसकी नज़रें रक्कासों की भीड़ में फरीदी को तलाश करने लगी। वो उन लोगों को शक्लों से नहीं पहचान सकता था जिसका जिक्र हाई सर्किल के मैनेजर से सुना था। फिर उसे क्या करना चाहिए? वो यकीनन फरीदी के आसपास ही मौजूद होंगे। आखिर वो लड़की है कौन? और ये सफूरा जो अभी हाल ही में मिस्र से आई है, उसे पहचानती है। वेटर ने कॉफ़ी लाने में देर नहीं लगाई थी। कॉफ़ी के पहले ही घूंट ने सफूरा के आसाब पर अच्छा असर डाला था। हमीद ने उसमें नुमाया तब्दीली महसूस की। पिछले साल मैंने उसे शिकागो में देखा था, बेरेसमैन नामी कैफ़े में। वो रात मेरे लिए मौत और ज़िंदगी कशमकश वाली रात थी, सफूरा ने रुक रुक कर कहा और अपनी प्याली में दूसरी बार कॉफ़ी उंडेलने लगी। हमीद खामोशी से उसे देखता रहा। मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं हूँ, सफूरा कुछ देर बाद बोली। ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर ज़हीन औरतें मुखलिस नहीं होती। और बहुत ज़्यादा ज़हीन मर्द? सफूरा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अब मर्दों के बारे में मैं अपनी ज़ुबान से क्या कहूँ? हाँ, वो भी खासे सुअर होते हैं। अच्छा, तो फिर ये बताओ क्या हुआ था? तुम किसी भयानक रात का तज़किरा कर रही थी। हाँ, तो मैं बेरेसमैन कॉफ़ी में थी। वो लोग अपने ग्राहकों को सिर्फ मेरे गीत सुनवाना चाहते थे, शक्ल नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों वहाँ नस्ली कशीदगी फैली हुई थी। मैं एक जगह माइक पर पोशीदगी में गा रही थी कि किसी तरह हॉल में बैठे हुए लोगों को पता चल गया कि मैं एक नीग्रेस हूँ। बस उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ मचा दी। होटल के मालिकों से मुतालबा किया कि मुझे उनके हवाले कर दिया जाए। मैंने महसूस किया कि अगर मैं उनके हाथ लग गई तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। मालिकों ने जो थे तो सफ़ेद फाम ही, लेकिन स्वीडन के बाशिंदे थे। उनका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। मैं उस कमरे में तन्हा थी जहाँ से मैंने गीत गाए थे। अपनी दानिश में तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, लेकिन न जाने कैसे एक आदमी कमरे में घुस आया। मैं बुरी तरह सहमी हुई थी। वो मुझे दिलासा देने लगा, कहने लगा कि वो मुझे बड़ी सफाई से निकाल ले जाएगा। तुम कॉफ़ी नहीं पियोगे क्या? नहीं, मैं ख्वाहिश नहीं महसूस कर रहा, हमीद ने कहा। अपनी कहानी जारी रखो। कहानी? हाँ, चलो ऊपर चलो, मुझे नींद आ रही है, वहशत हो रही है इस माहौल में। अपने कमरे में सुनाऊंगी कहानी। किसी वजह से मैं भी अभी उठना नहीं चाहता, हमीद ने फिर रक्कासों की भीड़ का जायजा लेते हुए कहा। यकीन करो, पूरी तरह नींद आ रही है। ये देखो, मेरी पलकें बोझल हुई जा रही हैं। तबतन हमीद ने उसकी आवाज़ में अजनबियत सी महसूस की और वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ है तुम्हें? यकीन करो, मैं यहीं सो जाऊंगी। अच्छा, तो फिर तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो, कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। वो उठ गई। हामिद उसे जाते देखता रहा। चाल में लड़खड़ाहट थी। अधूरी कहानी सुनाकर वो उसे उलझन में डाल गई थी। रुलाने वाली हूँ, वो मुंह टेढ़ा करके बड़बड़ाया और मस्तरवाना अंदाज में रक्कासों की भीड़ का जायजा लेने लगा। बड़ा सुस्त रू नगमा आर्केस्ट्रा से मुंतशिर हो रहा था और रक्स करने वाले ऐसे लग रहे थे जैसे वो नींद के झकोले ले रहे हों।
फरीदी फिर नजर आया और हमीद निचला होंठ दांतों में दबाए उसे देखता रहा। यकीन ही नहीं आता था कि वो फरीदी है। सर झुकाए अपनी हमरस की आंखों में देखता वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहता जा रहा था और हमरस के होंठों पर नशीली सी मुस्कुराहट थी। कभी कभी वो भी कुछ कहती और आंखें बंद कर लेती और फिर वही ख्वाबनाक सी मुस्कुराहट। लानत है, हमीद जोर जोर से अपनी खोपड़ी सहलाने और सोचने लगा। आहा, बेचारा कर्नल फरीदी, बह गया ना आखिर उस अमूमी सैलाब में। हद तेरे की, सारी संगलाखियत भरी रह गई। उसका दिल चाहा कि हाथ मुंह पर रखकर पुरपुर की आवाजें निकाले, लेकिन उसकी बजाय वो पाइप में तंबाकू भरने लगा। गालिबन रक्स खत्म होने वाला था। पता नहीं किसकी मेज पर उसने कब्जा कर रखा था, लिहाजा मुनासिब यही था कि वेटर को कॉफी के दाम अदा करके वहां से उठ जाता। बहरहाल रक्स खत्म हुआ तो वो रिक्रिएशन हॉल के सदर दरवाजे के करीब खड़ा था। उसने फरीदी और उसकी हमरस को मेजों की तरफ वापस आते देखा। हाथ में हाथ डाले वे इस तरह चल रहे थे जैसे बरसों पुराने साथी हों। हमीद के सीने से एक घुटी घुटी सी आह निकल गई। पता नहीं क्यों वो इतना बेचैन था। हमीद के करीब ही एक आदमी और भी खड़ा उन्हें घूर रहा था। हमीद को जरा देर में उसका एहसास हुआ। वो बड़ी तेजी से रक्कासों की भीड़ की तरफ बढ़ा था। फिर हमीद ने उसे ठीक उन्हीं दोनों के करीब रुकते देखा। एक झटके के साथ उसने लड़की का हाथ फरीदी के बाजू से निकाला था और अब उसे इस तरह सदर दरवाजे की तरफ ला रहा था जैसे जबरन वहां से निकाल ले जाना चाहता हो। दोबारा फरीदी पर नजर गई। वो जहां था वहीं खड़ा रह गया था। अजनबी उस लड़की को खींचता हुआ हमीद के करीब ही से गुजर गया। हमीद ने उसे कनखियों से देखते वक्त अपना निचला होंठ दांतों में दबा लिया था। फिर उसने फरीदी को एक मेज की तरफ बढ़ते देखा और खुद भी उसी जानिब तेजी से कदम बढ़ाए। फरीदी बैठ चुका था। उसने हमीद पर अचटती सी नजर डाली और मशरूबात की फहरिस्त की तरफ मुतवज्जा हो गया। अजीब इत्तेफाक है। हमीद ने भी कुर्सी खींचकर बैठते हुए तवील सांस ली। यहाँ भी आपसे मुलाकात हो गई, कहिए तो यहाँ भी मेरी मौजूदगी गैर जरूरी हो जाए। फिर उसने फरीदी पर अपने इस जुमले का रद्द-ए-अमल मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ क्या था? उसके चेहरे से तो ऐसा लगता था जैसे उसने अभी भी रिक्रिएशन हॉल में कदम रखा हो। कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ देर पहले वो एक बड़ी खूबसूरत लड़की का हमरक्स रहा होगा और फिर उसके बाद ही उसके लिए किसी किस्म की शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा होगा। हमेशा की तरह सोच में डूबी हुई आंखें, वही पुरसुकून चेहरा और वही चमकती हुई पुरअज़मत कुशादा पेशानी। अब वो इस तरह हमीद की आंखों में देख रहा था जैसे हमीद की बात उसको समझ में ना आई थी। मैंने ये अर्ज किया था कि मुझे ढिडाई की तरबियत कब से दे रहे हैं? हमीद जलकर बोल पड़ा। मैं अब भी नहीं समझा। फरीदी की आवाज़ भी मामूल के मुताबिक थी। हमीद ने उसमें मूड की खराबी का शायबा भी न पाया। बिलाखिर वो खुद खिसिया कर रह गया और झल्लाए हुए लहजे में बोला, खींच कर ले गया, आप खड़े मुंह देखते रहे। ओह! फरीदी के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने कहा, वह हक पे जानिब था क्योंकि हकीकतन वो उसी की महबूबा है। अरे तो ये कोई बात ही ना हुई। हमीद की झंझलाहट बढ़ती जा रही थी। क्या बात हुई? अरे भाई, उसकी महबूबा मेरी हमरक्स थी, उसे ये बात पसंद ना आई, खींच कर ले गया। तो क्या हकीम ने नुस्खे में लिख दिया है कि किसी दूसरे ही की महबूबा आपके हमरक्स बने? मेरी अपनी तो कोई है नहीं, फरीदी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, और तुम्हारी हमरक्स इस काबिल नहीं थी। हमीद निचला होंठ दांतों में दबा कर रह गया, कुछ बोला नहीं। फरीदी ने वेटर को इशारे से बुलाकर कॉफी के लिए कहा और उसके चले जाने पर हमीद से बोला, ये नीग्रेस कहाँ से हाथ लगी है? सिर्फ आप ही तकदीर के इकलौते नहीं हैं। कॉफी में शक्कर ज्यादा लेना, फरीदी ने पुरतशवीश लहजे में कहा। मुंह का मजा खराब मालूम होता है। मुंह लगने की बात है, यहाँ तो शक्कर भी मुंह नहीं लगती। बहुत चबा चबा कर बोल रहे हो। मुंह लगाई, डोमनी गाय ताल बेताल। तो क्या अब मुहावरात और ज़रबुल मिसल ही में गुफ्तगू होगी? आप जैसे अजीम आदमी से मामूली अल्फाज में क्या गुफ्तगू की जाए? फरीदी उसके उस कटीले तंज को भी नजरअंदाज कर गया। वेटर कॉफी लाने के मामले में बेहद फुर्तीला साबित हुआ था, लिहाजा बात आगे न बढ़ सकी। दोनों खामोशी से कॉफी पीते रहे। हमीद ने तहैया कर लिया था कि वो फरीदी से उस लड़की के बारे में कुछ न पूछेगा, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद पेट में चूहे कूदने लगे क्योंकि उसे सफूरा का हैरत अंगेज रवैया याद आ गया था। आप अभी उस नीग्रेस के बारे में पूछ रहे थे, हमीद ने कहा। गालबन पूछा था मैंने, फरीद ने लापरवाही से कहा, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ बताने से पहले आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि आपको उन 6 आदमियों का इल्म है या नहीं जो हाई सर्कल से आपका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक आए थे? मुझे इल्म है, खुश्क लहजे में जवाब मिला। क्या वो अब भी यहीं मौजूद है? तुम जानो।
मैंने उनकी शक्लें नहीं देखी। मुझे इत्तला मिली थी कि 6 आदमी आप दोनों का ताक़ुब कर रहे हैं। हमीद ने इस बार भी फरीदी के चेहरे पर हैरत के आसार न देखे और न उसने यही मालूम करना चाहा कि हमीद को ताक़ुब की इत्तला किस जरिए से मिली थी। लेकिन जब हमीद ने काली लड़की की कहानी छेड़ी और दास्तान को उस हिस्से पर पहुंचा जहां वो रुलाने वाली का तस्करा करके बदहवासी का शिकार हो गई, तो उसने फरीदी के चेहरे पर किसी कदर बेचैनी के आसार देखे। ऐसा मालूम होता था जैसे कहानी का अंजाम कम से कम अल्फाज में सुनना चाहता हो, लेकिन कहानी तो पहले ही अधूरी रह गई थी। उठो, वो हमीद के हाथ पर हाथ मारता हुआ बोला, मुझे उस कमरे तक ले चलो। खुदा समझिए आपसे, अब क्या आप मुझे कलाइयों से भी महरूम कर देना चाहते हैं? हमीद, बकवास नहीं, जल्दी करो। वो रिक्रिएशन हॉल से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़े थे। हमीद उसकी जल्दबाजी को हैरत से देख रहा था और फिर उसने सोचा मुमकिन है ये सब फरेबे नजर हो। जोर की चुटकी भी ली थी उसने अपने बाजू में। सी करके रह गया था, मतलब ये कि जाग ही रहा था। वो सब कुछ ख्वाब नहीं था। कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन कुंजी कुफल ही में मौजूद थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो नींद के दबाव की बिना पर उसे कुफल के सुराख से निकालना ही भूल गई हो। फरीदी ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन कमरा खाली था। दोनों अंदर दाखिल हुए। बेडरूम का दरवाज़ा पहले ही से खुला हुआ था और यहाँ भी उन्हें कोई नजर न आया। क्या गुसलखाने में जा सोई है? हमीद बड़बड़ाया। इतनी देर में फरीदी गुसलखाना भी खोल चुका था, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। अब वो कमरे की चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हुआ। मुमकिन है कुछ देर के लिए बाहर गई हो, हमीद ने कहा। कुंजी कुफल ही में न छोड़ जाती, फरीदी मेज पर झुका हुआ बोला। हमीद उकताई हुई नजरों से चारों तरफ देख रहा था। ख्वामखा काम बढ़ा गई है, उसने कुछ देर बाद फरीदी को कहते सुना। फिर उसने करीब आकर कागज का एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुलाहिजा फरमाइए। अंग्रेजी में घसीटी हुई तहरीर थी। डियर साजिद हमीद, मैं बहुत जल्दी में यहाँ से रुखसत हो रही हूँ। ये तो तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारे शहर से वाकिफ नहीं हूँ। तुमसे रुखसत होकर अपने कमरे में जाने के बजाय बाहर गई थी। वहाँ एक टैक्सी खाली मिल गई। मैंने उसका नंबर नोट कर लिया है, PHC 12342। यहाँ वापस आकर तुम्हें लिख रही हूँ। बात कुछ ऐसी ही है कि मैं उसके बाद यहाँ ठहर नहीं सकती। मैं नहीं जानती कि वो मुझे कहाँ ले जाएगा, क्योंकि यहाँ से शहर तक एक तवील सुनसान रास्ता है। इसलिए मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं यहाँ अजनबी हूँ। शहर पहुँचकर ही उसे बताऊंगी कि मुझे किसी अच्छे होटल में क़याम करना है और वो उस सिलसिले में मेरी मदद करे। क्या ये मुमकिन है कि तुम किसी टैक्सी ड्राइवर को तलाश करके मेरी रिहाइश के बारे में मालूम कर सको? जो वक्त तुम्हारे साथ गुजरा बेहतरीन था, सफूरा। काफ़ी ज़हीन मालूम होती है, फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ बड़बड़ाया। होगी, ख्वामखा उसे ये गलतफहमी क्यों कर हुई कि मैं टैक्सी ड्राइवर को तलाश करता फिरूंगा। लेकिन आखिर यहाँ से क्यों गई? यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर आई थी, मुआहदे का क्या होगा? फरीदी कुछ न बोला। उसकी आंखें गहरी सोच में डूब गई थीं। कुछ देर बाद उसने कहा, देखना है कि तुम्हारी ये हिमाकत मेरे लिए किस हद तक कारआमद साबित होती है। हमीद चौंका उसे देखने लगा, लेकिन फरीदी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। मेरी हिमाकत क्या मतलब? इससे पहले कभी मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसूरत लड़की नहीं देखी। यकीनन मेरा मसका उड़ाना चाहते थे। हमीद कुछ न बोला, मुंतज़िर था कि फरीदी कुछ और कहेगा, लेकिन वो फिर मेज़ की तरफ मुतवज्जा हो गया था। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। हमीद फ़ोन की तरफ बढ़ा ही था कि फरीदी हाथ उठाकर बोला, नहीं। फ़ोन की घंटी बजती रही और वो उसको उसी हाल में छोड़कर कमरे से बाहर आ गए। राहदारी सुनसान नहीं थी। मुख्तलिफ जगहों पर कुछ लोग खड़े नजर आए। उनमें से कोई सिगरेट सुलगा रहा था, कोई झुका हुआ जूते के अंदर पैर खुजाने की कोशिश कर रहा था, कोई दीवार से लगी हुई किसी पेंटिंग का जायजा लेता हुआ नजर आया। और हमीद ने फरीदी के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट देखी। क्या यही लोग हैं? हमीद ने आहिस्ता से पूछा। फरीदी ने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी और लिफ्ट की तरफ जाने के बजाय जीनों की तरफ चल पड़ा। जीने बहुत इत्मीनान से तय किए गए, लेकिन उनके पीछे कोई भी नहीं आया था। लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग हॉल में पहुंचे हमीद ने उन लोगों को पहचान लिया जो कि कुछ देर पहले ऊपर मिले थे। गालिबन वो लिफ्ट के जरिए से नीचे पहुंच गए थे। अब मैं फिक्र के मारे फट जाऊंगा, हमीद ने फरीदी से कहा। तुम गालिबन आज मोटरसाइकिल लेकर निकले थे? फरीदी बोला। शामत थी कि निकला ही था। उसे यहीं छोड़ दो, मेरे साथ चलो। कहीं मैं आपके मशाकल में मुखल ना हूँ, हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। दिमाग खराब हो गया है? नहीं, आज शाम से बेहद रोमांटिक हो रहा है। अभी कीड़े झाड़ दूंगा। वो इमारत से निकलकर पार्किंग शेड तक आए। फरीदी ने हमीद के लिए लिंकन का दरवाज़ा खोला। तशरीफ़ रखिए। आपने मुझे पहचान लिया है ना? मैं हमीद हूँ, साजिद हमीद। चल बैठ। फरीदी ने उसे दरवाजे में धक्का दिया। गाड़ी कंपाउंड से निकलकर सड़क पर आ गई थी। कुछ दूर चलने के बाद हमीद ने मुड़कर देखा। किसी दूसरी गाड़ी के हेडलैम्प चमकते हुए नजर आए।
गालबन वही हैं, हमीद बड़बड़ाया। जहन्नुम में जाएं, फरीदी ने लापरवाही से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरे लिए कतई बेज़रर है, इसलिए हमें उनकी कतई फिक्र न करनी चाहिए। अपने आदमी? नहीं तो फिर कान न खाओ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? घर, फरीदी ने कहा, और हमीद ने सोचा कि उस वक्त उससे वाज़ह किस्म की गुफ्तगू पर आमादा नहीं किया जा सकता। फिर रास्ता खामोशी से तय होता रहा। शहर पहुंचकर हमीद ने महसूस किया फरीदी यूं ही खामखा रास्ते को तूल दे रहा है। कभी एक गली से दूसरी से गुजरकर दूसरी सड़क पर आ निकलता और कभी दूसरी से तीसरी पर। क्या चक्कर है? वो ख्वाब आलूद आवाज में बड़बड़ाया। उन्हें बावर तो करा दूं कि मैं उस ताक़ुब से बेखबर नहीं हूँ। मुझे भी तो कुछ बावर करा दीजिए। तुम क्या बावर कराना चाहते हो? यही कि मैं व्हेल मछली का अंडा नहीं हूँ। क्या बात हुई? अकल की बात ही ने मुझे सर के बल खड़ा कर रखा है। बुद्धू होता तो शादी करता, बच्चे चुनता, और क्या बक रहा था। नींद आ रही है नन्हे बच्चे को। आप मुझे इतना अहमक क्यों समझते हैं? अहमक तो हो, लेकिन अंदाजे की गलती मुझसे भी हो सकती है। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता हूँ। बस अब घर ही चलेंगे। हमीद फिर ऊँघने लगा। दोबारा उसी वक्त चौंका था जब गाड़ी रुकी थी। आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। गाड़ी अपने ही कंपाउंड में रुकी थी। उतर आइए नवाब साहब, फरीदी की आवाज़ कान के करीब ही सुनाई दी। शुक्रिया। वो दरवाज़ा खोलकर उतरा और फरीदी का इंतजार किए बगैर पोर्च की तरफ बढ़ गया। पता नहीं क्यों गाड़ी पोर्च तक नहीं लाई गई थी। अपने सोने के कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बोल्ट किया और कपड़े जूतों समेत मुसहरी पर ढेर हो गया। और फिर जरा ही सी देर बाद वो खर्राटे ले रहा था। पता नहीं कैसे कैसे ऊट पटांग ख्वाब देखता रहा। एक ऐसी लड़की देखी जिसका चेहरा आधा सियाह था और आधा सफ़ेद। चेहरा उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। चेहरे के दोनों रूप जाने पहचाने से थे। फिर होठों में दफतर सुई सी चुप कर रह गई। उसे चीखना चाहा लेकिन आवाज़ ना निकली। अलबत्ता उस चेहरे से कुछ ऐसी आवाज़ें जरूर आई जैसे घंटी बज रही हो। तेज किस्म की घंटी। कान के पर्दे फटते से महसूस होने लगे और आँख खुल गई। चेहरा गायब हो चुका था, लेकिन घंटी तो अब भी बजे जा रही थी। ओ हरामखोर! वो मुक्का तान कर फोन की तरफ झपटा। हेलो, माउथ-पीस में दहाड़ा था। सुबह के 8:30 बजे हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अच्छा तो फिर? वो पहले ही किस अंदाज में दहाड़ा। कमरे से बाहर आओ, तोहकमाना लहजे में कहा गया। हमीद ने रिसीवर रीडर पर पटक दिया और अब अपने आसाब पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। घंटी की तेज आवाज़ से जागने पर काबू पाने में कुछ देर लगी और उसने मेज पर रखी हुई टाइम पीस पर नजर डाली। वाकई 8:30 बज रहे थे, लेकिन सोया भी तो 3 बजे था। तो ऑन करहन कमरे से निकला। वो जानता था कि फरीदी नाश्ते की मेज ही पर होगा। उसे अखबार बीनी में मसरूफ देकर खखारा और उसकी मुतवज्जा होने पर बोला, बाथरूम तक जाने की इजाज़त है या फिर वो भी नहीं? फरीदी ने पेशानी पर बल डाले और फिर अखबार पर नजरें जमा दी। फिर 15 या 20 मिनट बाद हमीद दोबारा डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ, लेकिन फरीदी अब वहाँ नहीं था। अलबत्ता वो उसके लिए कुछ छोड़ गया था। कागज़ का एक टुकड़ा, जिसका कुछ हिस्सा कॉफ़ी पॉट के नीचे दबा हुआ था। तहरीर थी, फर्जंद अर्जुमंद, अगर तुम होटल मैपोल के कमरा नंबर 183 तक पहुंच सको तो दिल को मुराद और शगुफ्ता पाओगे। अभी और इसी वक्त रवाना हो जाओ। वो नथले फुलाकर बोला। तो पता लगा लिया कि उसने किस होटल में क़याम किया है। फिर नाश्ते से फारिग होकर उसने एक पाइप सुलगाते हुए सोचा, आखिर पिछली रात वो इतनी तौर पर इतना बेमाया क्यों होकर रह गया था। फरीदी को एक लड़की के साथ रक्स करते देखकर ये क्यों समझ बैठा कि वो अपनी डगर से हट गया है। कौन जाने कोई बड़ा खेल हो। इससे पहले भी तो कई बार वो उसे आला दर्जे की रोमानी अदाकारी करते देख चुका है। अगर वो इतना कामयाब अदाकार है तो नहीं, वो अदाकारी नहीं थी। हमीद किसी तरह भी उस सिलसिले में अपने जहन को मुतमईन ना कर सका। थी तो कोई चीज़ ऐसी जिसकी बिना पर वो उसे खालिस अदाकारी तस्लीम करने से हिचकिचा रहा था। अबे तो तुझे क्या? मिलाकर उसने झल्लाकर अपने सर पर 72 रसीद किए और ख्वामगाह में आकर लिबास तब्दील करने लगा। तो वो मैपोल होटल में ठहरी हुई थी। शायद फरीदी ने पिछली रात ही से उसकी तलाश शुरू करा दी होगी। टैक्सी का नंबर मालूम हो जाने के बाद ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं था। आधे घंटे के अंदर हमीद मैपोल जा पहुंचा। यकीनन सफूरा का वजूद फरीदी के लिए अहमियत इख्तियार कर चुका था, वरना वो इसकी तरफ ध्यान ही क्यों देता। और उस अहमियत की वजह यही हो सकती थी कि वो उसकी हमरक्स के बारे में कुछ जानती थी। तो फिर वो हमरक्स जहन्नुम में जाए। हमीद ने गर्दन अकड़ाकर सर को झटका दिया। कमरा नंबर 183 अंदर से मुक़फ़िल था। उसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कौन है? आवाज़ सफूरा ही की थी। रात का साथी। हमीद दरवाजे से मुँह लगाकर बोला। हमीद, साजिद हमीद। मज़ीद वज़ाहत तलब की गई। हाँ वही, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला और सामने ही खड़ी नजर आई। आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे की रंगत में पहले से भी ज्यादा गाढ़ापन आ गया था। गालबन
ये वफूर मुसर्रत का इजहार था। खुदा की कसम, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, तुम एक मुखलिस दोस्त हो। आखिरकार मुझे ढूंढ ही निकाला, वरना कौन ऐसी जहमतें मोल लेता है। अच्छा पीछे तो हटो, मुझे अंदर आने दो। आओ आओ, उसने हमीद का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। दरवाज़ा बंद करके वो हमीद की तरफ मुड़ी। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमीद ने पूछा। नहीं कोई नहीं, टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बेहतरीन जहमतों से बचा लिया था। वाकई तुम लोग बहुत अच्छे हो। हालांकि वो मेरी जुबान नहीं समझ सकता था, फिर भी इतना ज़हीन तो था ही कि मुझे यहाँ तक ले आया। आखिर इस तरह भागने की क्या ज़रूरत थी? तुम कहती तो मैं ही तुम्हें किसी ऐसी जगह पहुँचा देता जो हमारी दानिश में महफूज होती। ओह तो तुम समझ गए हो कि मैंने किसी खौफ के तहत ऐसा किया था। तुम्हारा खत मिलने के बाद इसके अलावा और क्या सोचता? मेरा ख्याल है कि वो भी नया गिरा ही में मुकीम है। पता नहीं, हमीद ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। तो बैठो ना, खड़े क्यों हो? यहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। शायद खुद ही बिल्स कराते हैं। हमीद इस तरह कुर्सी में ढेर हो गया जैसे बहुत थक गया हो। वो उसे चंद लम्हे पुरतशवीश नजरों से देखती रही, फिर बोली, क्यों, तबीयत कैसी है? तुम्हारी आंखें बंद हुई जा रही हैं। हकीकतन हमीद ने आंखें बंद कर लेती थीं, क्योंकि वो उसे देखे बगैर उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। हाँ हाँ, दर्द है सर में। इतने बड़े शहर में किसी टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकालना कोई आसान काम तो नहीं। ओहो, तुमने मेरे लिए बड़ी तकलीफ उठाई। एस्पिरिन लेना पसंद करोगे? शुक्रिया, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। फिर वो खामोश हो गए। हमीद ने बदस्तूर आंखें बंद रखी। आवाज़ ही तो सुनना चाहता था। शक्ल देखकर क्या करता? उस लड़की से मिल बैठने का मकसद सिर्फ ये था कि फरीदी को चिढ़ाया जाए, इसके रूमान का मसका उड़ाया जाए। हालांकि पहले ही उसे फरीदी के बारे में संजीदगी से कोई फैसला न कर लेना चाहिए था। आखिर अब अचानक जहन को झटका लगा। उसे उस इत्तेफाक पर हंसी भी आ रही थी। क्या ये ज़रूरी था कि जिस लड़की से वो खुद टकराया था फरीदी के हमरख्स के बारे में कुछ जानती ही होती? और अब ये नामाकूल नेग रेस जो महज तफरीह की खातिर दरियाफ्त की गई थी, आर्थमेटिक के किसी उकता देने वाले मसले की तरह हलक में अटक कर रह जाएगी। वाह हरी किस्मत! उसे एक बार फिर अपनी अकल पर गुस्सा आने लगा। गोया उस वक्त बच्चों का सा जहन हो गया था जब उसने फरीदी की बेराह रवि के बारे में सोचा था। वह ऐसा तो नहीं था कि ख्वामखा एक अय्याश आदमी की हैसियत से अपनी तशहीर करता फिरता। क्यों, कैसी तबीयत है? दफअतन सफूरा बोली और हमीद उछल पड़ा। क्या तुम भी डर गए हो? वो हंसकर बोली। मम मैं नहीं तो भला मैं क्यों डरूंगा? मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि चुपचाप उस शहर से रुखसत हो जाऊं। आखिर क्यों? वो कौन थी? तुम उससे क्यों खाइफ हो? मैं पिछली रात तुम्हें उसके बारे में बता रही थी कि यकबैग मेरे जहन पर खौफ मुसल्लित हो गया। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो। तो क्या वो भी तुम्हें जानती है? हमीद ने पूछा। अच्छी तरह। उसने मुझे ऐसी अजीयतें दी हैं कि मैं सारी जिंदगी उन्हें याद करके लरसती रहूंगी। शिकागो में कौन है जो रुलाने वाली को ना जानता हो? उस जमाने में उसका गिरोह कई रियासतों पर छाया हुआ था। गिरोह? हाँ, वो एक बहुत बड़े गिरोह की सरबराह थी। गिरोह किस किस्म का था? वैसा ही जैसे आमतौर पर होते हैं, कुमार खाने चलाने वाले, मंशियात की नाजायज तजारत करने वाले। और उस औरत ने तो शायद कहबे खाने भी कायम कर रखे थे। बड़े बड़े गुंडे कांपते थे उसके नाम से। मैंने सुना है कि उसके दौरे इक़्तिदार में शिकागो के दूसरे छोटे मोटे गिरोह टूटकर उसी के गिरोह में जम हो गए थे। और जिन्होंने उसकी इताअत कबूल नहीं की थी उन्हें न सिर्फ शिकागो से बल्कि उन रियासतों से भी मुंह मोड़ लेना पड़ा था जहाँ जहाँ उसका असर था। तुम कैसे फंस गई थी? वही तो बता रही थी पिछली रात को। वो बूढ़ा आदमी मुझे किसी तरह ब्रेसबेन के ऑफिस से निकाल ले गया था। 2 दिन तक उसने मुझे इधर उधर छुपाए रखा, फिर मैं उसी रुलाने वाली के सामने पेश कर दी गई। मुझे याद पड़ता है उस रात वो भी थी कैफे में। नाम क्या है उसका? ये तो मुझे आज तक नहीं मालूम हो सका। वो उसे रुलाने वाली ही कहते थे। अच्छा तो फिर तुम उसके सामने पेश कर दी गई? उसने मुझ पर नफरत अंगेज नजरें डाली थीं और कहा था कि मैं उसे कुछ गाकर सुनाऊं। यकीन करो वो रात भर वहीं बैठी शराब पीती रही थी और मैं गाती रही थी। इतनी अजियत पसंद औरत आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। सुबह होते होते उसने मुझसे कहा कि अपने सारे कपड़े उतार दूं। मुझे गुस्सा आ गया और मैं मरने मारने पर आमादा हो गई। लेकिन उसके 2 आदमियों ने उसके हुक्म की तामील की और फिर जब मैं सुकड़ी सहमी खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी उसने मुझे चमड़े के चाबुक से मारना शुरू किया। मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान होकर रह गया था। फिर 3 दिन तक मेरी तीमारदारी होती रही थी। फिर अभी पिछले जख्म मुंडमिल नहीं हुए थे कि चौथे दिन फिर उसने मेरे साथ वही बर्ताव किया। बस अब क्या बताऊं। मुझे तो अपनी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं रही थी। जब वो मुझे चाबुक से पीटती थी तो उसकी आंखों में कुछ ऐसी ही तमानियत नजर आती थी जैसे झुलसा देने वाली गर्मी में उसने किसी ठंडे मशरूब का पहला घूंट लिया हो। फिर तुम उसके पंजे से किस तरह आज़ाद हुई थी? ये तो मैं कभी ना बताऊंगी, किसी को भी नहीं। उसने किसी कदर रुक रुक कर कहा और हमीद ने उसके चेहरे पर
महजूबियत के आसार देखे, लिहाजा उसने उस खास नुक्ते पर मजीद गुफ्तगू करना मुनासिब न समझी। क्या उस जमाने में भी तुम्हारी ऐसी ही शोहरत थी? शोहरत तो नहीं थी, लेकिन एक बार भी जो मेरे गीत सुन लेता था पसंद करने लगता था, और उस वक्त लोग मुझे रीनी के नाम से जानते थे। तो ये नाम मेरा, ये मतलब है सफूरा, तुमने खुद इख्तियार किया है? हाँ, ये मेरा प्रोफेशनल नाम है, वरना घर वाले तो अब भी रीनी ही के नाम से पुकारते हैं। तब तो फिर प्रोग्राम में तुम्हारा नाम देखकर उस औरत ने तुम्हारी तरफ ध्यान ही ना दिया होगा। सूरत तो याद होगी उसे, क्योंकि उसने मुझे बड़ी अजियतें दी हैं। मैं सोचती हूँ आखिर यहाँ उसकी मौजूदगी का मकसद क्या हो सकता है। होगा कुछ, हमें इससे क्या सरोकार। मैं तो दरअसल अपना वादा पूरा करने आया हूँ, तुम्हें शहर दिखाना है। क्या ये मुमकिन है? उसने हामिद की आंखों में देखते हुए पूछा। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो किस तरह? तुम तो इससे बुरी तरह खाइफ मालूम होती हो, जैसे वो कोई खबीस रूह हो। यकीन करो, मैं यही समझती हूँ। अरे बस, हामिद गर्दन झटक कर बोला। वैसे तुम बहुत अच्छे हो, यकीनन तुम्हें मौसीकी से सच्चा लगाव है, वरना तुम क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते? क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि ये वही औरत है, जिस तरह मैं अपने बारे में यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं रीनी हूँ या सफूरा हूँ? हामिद ने पुरतफक्कुर अंदाज में सर को जुम्बिश दी। थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, फर्ज करो वो तुम्हें देख पाए और पहचान ले, तो क्या होगा? वो मुझे जान से मार डालेगी, जैसा कि दूसरों के साथ करती थी। ओह, तो क्या दूसरों के साथ भी? वो सच में कोई खबीस रूह है, तुम यकीन ना करोगे, क्योंकि तुम उसका मासूम चेहरा देख चुके हो। उसके हुस्न से भी मुतासिर हुए हो, क्योंकि तुमने ही मेरी तवज्जो उसकी तरफ मबसूल कराई थी। अरे वो पता नहीं क्या है, जिस आदमी के जरिए मुझे उसके पंजे से रिहाई मिली थी, फिर वो भी वहां नहीं रुका था। मैक्सिको भाग गया था, वो उसकी बोटियां उड़ा देती। मैंने एक खूबसूरत नौजवान का अंजाम अपनी आंखों से खुद देखा था। उसने उसके कपड़े उतरवा दिए थे और चाबुक लेकर चप्पल पड़ी थी। उसके 3 गुर्गे रिवाल्वर ताने खड़े थे। नौजवान पिट रहा था, जिसमें से खून के फव्वारे छूट रहे थे। जब तक होश में रहा, चाबुक पड़ते रहे। फिर तीसरे दिन मैंने सुना कि वो मर गया। मुझे रिहाई दिलाने वाले ने बताया था कि वो दर्जनों लड़कियों और नौजवानों को इसी तरह ख़त्म कर चुकी है। आखिर उसका मकसद क्या था? अजियत पसंद तबीयत की तस्कीन। क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते? मुझे तो तुम्हारे यहाँ के एक माहिर नफ्सियात ने उसके मुतालिक बहुत कुछ बताया था। अच्छा, फर्ज करो वो तुम्हें पहचान भी लेती है, तो क्या तुम ये समझती हो कि वो यहाँ भी तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत कर सकेगी? सवाल तो यह है कि वो यहाँ कर क्या रही है। नवाद रात की तलाश में आई होगी, या अपनी असल हैसियत में? क्या तुम्हारी हुकूमत ऐसे बदनाम अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे देती है? वो अपने सही नाम और पते के साथ तो यहाँ हरगिज़ न आई होगी। तब फिर वो किस तरह पसंद करेगी कि यहाँ कोई उसकी असलियत जानने वाला भी मौजूद हो? हामिद ने तफीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी और उसकी आंखों में देखने लगा। अच्छी बात है, उसने कुछ देर बाद कहा। मेरी दानिश में तुम्हारी एहतियाज हक बजानी होगी। अब मैं देखूंगा कि तुम्हें उस शहर की सैर किस तरह कराई जाए। लेकिन तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या करोगी? मैंने रात ही नयागरा के मैनेजर को फ़ोन कर दिया था कि मैं शहर में ही हूँ। सुबह फ़ोन किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए शायद मैं शाम को वहाँ ना पहुँच सकूँ। अगर वो तुम्हारी आयत को दौड़ा आया तो? दर्द सर को आज तक कौन देख सका है। ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हामिद उठता हुआ बोला। ओह, तो क्या तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे कुछ करना है इस सिलसिले में। क्या करोगे? मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर है, उससे मशवरा करूंगा। लेकिन मैं ये भी तो नहीं जानता कि उसका क़याम कहाँ है। नया गिरा में तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम वहाँ प्रोग्राम में हिस्सा लेती रही हो। कभी ना कभी तो उसने तुम्हें देखा ही होता, और तुम सुकून से ना रह सकती। तुम ठीक कहते हो, लेकिन उसे कहाँ तलाश करोगे? फिक्र ना करो, अपने कमरे ही तक महदूद रहना। हामिद दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। थोड़ी देर बाद वो सड़क पर था। 20 मिनट बाद दफ्तर में फरीदी को रिपोर्ट दे रहा था। वहम है उसका, फरीदी इख्तिताम पर मुस्कुराकर बोला, और फिर सामने पड़े हुए फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। जी, यानी कि मैंने बेशुमार हम शक्ल देखे हैं। अल्लाह रहम करे आपके हाल पर। हामिद ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी सांस ली और तेजी से मुड़कर कमरे से निकल भागा।